अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, शहादत एक नेमत है और ये शहदा नेमत शहादत की बिना पर रब्बे कायनात के इनाम याफ्ता बंदों में शुमार होते हैं। इस नेमत के हामिल अपनी हयात आर्जी को हयात दायमी के रंग में रंग देते हैं और फिर अपनी इस हयात का एहसास हर पल कराते हैं और ये शाऊर इंसानी जहनों में ज़िंदा और ताबिंदा रहता है और अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल इनके हयात को मज़ीद जिला बख्शता चला जाता है। अल्लाह हमें अहले बैत की अजीम तरीन क़ुरबानियों के सदक़े हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत और तालीमात पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, आज की पाकिस्तानी सियासत का सबसे बड़ा सवाल ये है कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा। ये सवाल 15 दिनों की मेहमान हुकूमत और बग़ैर अपोजिशन के चलने वाली पार्लियामेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता हुआ नज़र आ रहा है। बज़ाहिर अपोजिशन तो नहीं, लेकिन अपनों को मनाना शायद अपोजिशन से ज़्यादा मुश्किल होगा। अभी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही निगरान वज़ीर आज़म के लिए कोई एक नाम पर मुत्तफ़िक नहीं हुई हैं। वैसे पाकिस्तानी आइन में निगरान सेटअप लगाने का एक बाकायदा कानून तो ये है कि पार्लियामेंट की 5 साल आइनी मुद्दत पूरी होने पर कायदे ईवान और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बाहमी मुशावरत करते हैं और उसके बाद गैर जानिबदार निगरान वज़ीर आज़म लगाते हैं। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर किसी एक नाम पर अग्री नहीं होते तो ये फ़ैसला पार्लिमानी कमेटी से होता हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाता है, जिसे जनवरी में, जैसे कि हमने देखा, जनवरी में पंजाब में वज़ीर आला के नाम पर हुआ था। अब जो ख़बरें आ रही हैं उनके मुताबिक ख्वाजा आसिफ तो ये कह रहे हैं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर 5 नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए हैं और ये ख़बर भी दी जा रही है कि शॉर्टलिस्ट किए गए तमाम अफराद सियासतदान हैं। ख्वाजा आसिफ का मानना है कि बाकी इत्तेहादी पार्टियों के साथ डिस्कशन के बाद 1 हफ़्ते तक निगरान वज़ीर आज़म का फ़ैसला कर लिया जाएगा। अब पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ से टूटने वाले राजा रियाज की जो बराए नाम एक अपोजिशन है, इसे मनाने के बजाय हुकूमत का जो फोकस है निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर, वो इत्तेहादियों पर ज़्यादा है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेहादी ताकतें मान गई तो मुमकिन तौर पर ज़ाहिर है राजा रियाज भी मान जाएंगे। इसके साथ पीडीएम हुकूमत निगरान सेटअप किसी टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट या रिटायर्ड जज के हवाले करने पर भी ये भी कंफर्टेबल नज़र नहीं आते हैं, क्योंकि इस्लामाबाद में ये तासुर आम है कि अगर टेक्नोक्रेट केयर टेकर सेटअप आया तो इलेक्शन की बात 60 और 90 रोज़ से बहुत आगे निकल जाएगी। लिहाजा इस सीट पर किसी टेक्नोक्रेट की जगह सियासतदान को ही आना चाहिए। सियासतदान की बात आई तो हुकूमत ने अपने ही हाजिर वज़ीर ख़जाना डार साहब का नाम फ्लोट करके देखा और वो ये जिम्मेदारी ऐसा अंदाज में निभाने के लिए तैयार भी हैं। बाहर जगह से तरदीद भी आ रही है। अब नाजरीन, अगर निगरान वज़ीर आज़म सियासतदान ही आता है और इलेक्शन बर वक्त कराता है तो निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के लिए इलेक्शन एक्ट में तरमीम क्यों की गई? वो कौन से बड़े फ़ैसले हैं जो उन्हें 90 रोज़ में करना निगरान हुकूमत के लिए, निगरान वज़ीर आज़म के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था? इलेक्शन एक्ट 2017 की शिक 230 में तरमीम के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म कोई नए आलमी मुआहदे तो नहीं कर सकेगा, लेकिन पहले से जो मुआहदे चल रहे हैं उनमें रद्दोबदल भी कर सकेगा और उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाने के ये इख्तियारात होंगे निगरान वज़ीर आज़म के पास। निगरान वज़ीर आज़म को रोज़मर्रा के मामलात से हट कर हंगामी नौयत के फ़ैसले करने का भी इख्तियार दिया गया है, जिस पर पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रबानी और तहरीक इंसाफ के बैरिस्टर अली ज़फ़र ने इसकी मुखालफत की है। उनका ये मानना है कि आइन में निगरान वज़ीर आज़म के इख्तियारात बिल्कुल वाज़ेह हैं। निगरान हुकूमत मुंतखब हुकूमत की जगह नहीं ले सकती और ये जो तरमीम की गई है ये तरमीम आइन का कत्ल है। नाज़रीन, निगरान वज़ीर आज़म अभी कोई बना नहीं, लेकिन निगरान काबीना में सीट लेने के लिए भी खूब अपने अपने घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। बासर शख्सियात, सनतकारों और टेक्नोक्रेट्स निगरान सेटअप में अपनी सीट पक्की करने के लिए हुकूमती हलकों और इत्तेहादी जमातों को अप्रोच करना भी शुरू कर दिया। अब सवाल यह है कि क्या निगरान सेटअप में भी तहरीक इंसाफ का कोई इनपुट होगी, कोई इनसे भी मुशावरत होगी, या इलेक्शन से बाहर रहने की जो बातें हो रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ वही होगा, या इनके हिमायती अवाम के लिए भी कोई रास्ता निकाला जाएगा? क्योंकि अभी ज़ाहिर है जो तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की बातें भी हो रही थी, पाबंदी भी अभी नहीं लगी और वो आम इंतखाबात का बज़ाहिर लग रहा है कि तहरीक इंसाफ हिस्सा होगी। फिर ऐसे में निगरान सेटअप किस हद तक गैर जानिबदारी का मुज़ाहरा करेगा? फिर ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ये कैसे मुमकिन है कि एक मकबूल तरीन सियासी जमात को किसी तरह नॉकआउट करके पूरे का पूरा ईवान ऐसी पार्टियों के हवाले कर दिया जाए जो पहले से ही हम ख्याल हैं। क्या इनको मनमर्जी की
कानून साजियाँ करने का इख्तियारात इनको दिए जा सकते हैं। मैं बात करूंगी, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म के कोऑर्डिनेटर राना एहसान अफजल साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि डार साहब का जो नाम है ये पार्टी के अंदर से फ्लोट हुआ है, ये फ्लोट करके चेक किया गया है कि इत्तेहादियों का क्या रद्द-ए-अमल आता है, और इदारों से और मक़तदर हल्कों से क्या रद्द-ए-अमल आता है, क्या इसीलिए फ्लोट किया गया ये नाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये नाम ना ऑफिशियली तौर पे डिस्कस हुआ जब ये निकला है, मीडिया की जीनत बना है, तो उससे पहले ये ऑफिशियली तौर पे किसी और पार्टी की क़यादत के साथ ये नाम नहीं डिस्कस हुआ था, और ना ये ऑफिशियली तौर पे हमने फ्लोट किया है। तो ये एक जहाँ से भी ये खबर निकली, देखें इंटरनली तो पार्टी के अंदर हर लिहाज से डिस्कशन होती है, और यानी कि कोई भी कंसिडर किया जा सकता है, पार्टी की अपनी राय है। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि ऑपोजिशन लीडर से ज्यादा इत्तेहादियों को मनाना आप लोगों के लिए चैलेंज होगा, ऑपोजिशन लीडर से मुशावरत करने से ज्यादा जरूरी इत्तेहादियों के साथ मुशावरत करके उनको मनाना जरूरी होगा, तो क्या ये गलत होगा? आइन के मुताबिक तो प्राइम मिनिस्टर है, आइन के मुताबिक ये तो वजीर आजम जो हैं वो समझते हैं, क्योंकि ये सफर इकट्ठे हुआ तो उनसे मुशावरत होनी चाहिए और हम उस अमल से गुजर रहे हैं, लेकिन आइन के अंदर ये मुशावरत नहीं लिखी हुई। तो जरा पीपल्स पार्टी से बात करके देखें और ये प्रैक्टिकली करके देखें। भाई आइन में तो ये कहीं नहीं लिखा कि इत्तेहादियों से मुशावरत करनी है, उसका फिर जरा देखें कि रिएक्शन क्या आता है। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, हम तो उसके बावजूद मुशावरत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको आईनी पोजीशन बता रहा हूँ। आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये मुशावरत जरूरी है, ये तो हम खुद कर रहे हैं क्योंकि कोalition पार्टनर्स के साथ सफर गुजरा है, लेकिन आइन की ये रिक्वायरमेंट नहीं है। आइन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर और ऑपोजिशन लीडर अगर एक नाम पे इत्तेफाक कर लिया जाए तो वो नॉन पार्टिजन ही कंसिडर किया जाता है, क्योंकि आपने ऑपोजिशन को भी मना लिया और हुकूमत भी जो है अभी तक तो जितने भी फैसले हुए हैं वो तो इत्तेहादियों से मुशावरत करके हुए हैं, चाहे तरमीम हो, निगरान सेटअप को इख्तियारात देने का मामला हो, या कल जो तरमीम की गई हैं, अभी तक तो इत्तेहादियों से ही हर बात पर कदम कदम पर मुशावरत हुई है, क्योंकि इत्तेहादियों की नाराजगी आप लोग मोल ले नहीं सकते। तो ये फिर ये कैसे मुमकिन होगा कि आप इस इतने बड़े प्रोसेस में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर आप जो है ना अपने इत्तेहादियों को पीछे छोड़ दें? नहीं, हम पीछे नहीं छोड़ रहे, मैं तो एक आपको आईनी पोजीशन बता रहा हूँ कि वो रिक्वायर्ड नहीं है मुशावरत। आईनी पोजीशन मुझे भी पता है, लेकिन आप ग्राउंड पे सिचुएशन देखें ना कि इस वक्त हालात नॉर्मल नहीं है। एक जिस तरह एक साल पहले, 1.5 साल पहले हुकूमत आई अदम एतमाद के जरिए, तो आप देखें ना कि हुकूमत बनी कैसे। आप लोग कोई 11 पार्टियों का मजमुआ इस वक्त बैठे हुए हैं, तो सबको साथ लेकर चलना जरूरी होगा। और अगर मैं आपसे ये पूछूं ठीक है, मुझे ये बताएं कि डार साहब के नाम पर पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत हुई है? देखें, अभी ये जो 5 नाम हैं, मैं इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं आपको बताऊं कि वो कौन से 5 नाम हैं, लेकिन उन 5 नामों के ऊपर मुशावरत हो रही है। उन 5 नामों में डार साहब का नाम है? चलें ये तो बता दें, बाकी 4 नाम बताएं, 5 में डार साहब का नाम है। मैं इसको कंफर्म नहीं कर सकता। तो ये कितना वक्त लगेगा? दिन बिल्कुल कम है, तकरीबन 2 हफ्ते रह गए। बहुत वक्त है अभी तो, 2 हफ्ते बहुत लंबा टाइम है। ये तो आप आखिरी घंटे भी अगर इसके ऊपर आप फाइनलाइज कर लें तो वो काफ़ी है। अच्छा, 9 अगस्त को राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि हम असम्बली तहलील कर देंगे, तो इसका मतलब है वक्त से पहले आप लोग तहलील कर रहे हैं तो 90 रोज़ का सेटअप होगा। तो ये 90 रोज़ का सेटअप क्या नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए, उनकी आसानी के लिए कि मौजूदा चीफ जस्टिस भी ना हो, नए चीफ जस्टिस आ चुके हों, उन्हें कैंपेन करने का टाइम भी मिल जाए, वक्त भी मिल जाए, 90 रोज़ इसीलिए दिए गए हैं? अच्छा, ये विदिन 90 डेज है, तो ये लाजमी नहीं है कि 90 रोज बाद ही इलेक्शन हो। ये इलेक्शन कमीशन का प्रेरोगेटिव है कि वो 70वें दिन इलेक्शन कराना चाहता है या 65th डे पे इलेक्शन कराना चाहता है। तो हम वो ऑप्शन हमने दे दी इलेक्शन कमीशन को कि उसके पास 30 फालतू दिन है, उसमें से वो कोई भी डेट पिक कर सकते हैं 60 और 90 दिन के दरमियान में, जब इलेक्शन अनाउंस करने या वो समझते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी। तो ये बेहतर है, सब लोगों को पूरे पाकिस्तान में कैंपेन होनी है, सबको टाइम मिल जाएगा। एक अच्छी कैंपेन जो है वो पूरे लेकिन जिस तरह निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इख्तियारात दिए गए हैं, कानून साजी की गई है,
तो उससे तो एक तासुर लग रहा है कि ये सेटअप लंबा चलने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं था कि इस तासुर को इस तरीके से भी आप लोग ज़ाहिर कर सकते थे कि ये जो तरमीम की गई हैं ये आप 90 रोज़ के लिए कर देते और कहते हैं कि 90 रोज़ में ये अगर मुल्की मुआशी हालात के लिए एक मजबूत निगरान वज़ीर आज़म का होना इतना ज़रूरी है तो हम 90 रोज़ के लिए कर रहे हैं। बाद में तो एक मुंतखब हुकूमत आ जाएगी, वो तो मामूल के मुताबिक फिर मामला चलने ही चलने हैं, लेकिन इससे तासुर बढ़ गया है कि जो निगरान वज़ीर आज़म को इतना ज़्यादा मजबूत किया है, आपके अपने इत्तेहादी कह रहे हैं कि ये आइन में तरमीम ये आइन के कत्ल के मुतरादिफ है। देखिए, ये बड़ी अच्छी आपने तजवीज़ दी है। अगर ये पहले आ जाती तो शायद इसमें हम शामिल कर लेते, लेकिन इतने बड़े बड़े दिमाग बैठे हुए आप लोगों के पास, मेरी तजवीज़ की ज़रूरत थी आप लोगों को। नहीं, लेकिन मैं इसमें अगर मैं ऐड करूं तो देखें, अगर मल्टीलैटरल्स या बायलैटरल्स के ऊपर कोई इकोनॉमिक फैसला जो है निगरान हुकूमत करने की जिसको इजाज़त दे दी गई है, तो उससे इसको ये इजाज़त तो नहीं दी कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को जो है वो रद्द कर दे। तो फाइनेंशियल पावर देने से आप कोई इख्तियार नहीं दे रहे केयर टेकर हुकूमत को कि वो इलेक्शन को डिले कर सके। फाइनेंशियल पावर के इख्तियारात देने पर बात नहीं कर, वो तो आपने दे दिए, लेकिन उसमें टाइम का नहीं बताया गया। वो तो बिल्कुल आपने दे दिया ना कि ये सेटअप साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है, क्योंकि निगरान वज़ीर आज़म के पास इख्तियारात हैं। अगर ये इख्तियारात 90 रोज़ के लिए होते तो ये तासुर भी ज़ाहिल हो जाता है कि आप लोग इस सेटअप को लंबा लेकर चलना चाहते हैं। फिर डार साहब का नाम फ्लोट हुआ जिससे तासुर और ज़्यादा मजबूत हो गया। नहीं, मैं फिर रिपीट करूंगा, देखें, फाइनेंशियल पावर्स देने से आप केयर टेकर सेटअप को आप एम्पावर नहीं कर रहे कि वो इलेक्शन कमीशन की डेट को रद्द कर दें। इसका कोई लिंक नहीं है आपस में, कोई इख्तियार नहीं है। देखें, आइन के मुताबिक अगर डेट अनाउंस होगी और केयर टेकर हुकूमत को उसको फैसिलिटेट करना है उस डेट को, कोई इख्तियार ऐसा नहीं मौजूद केयर टेकर निज़ाम के साथ के पास कि वो उस डेट को रद्द कर सके या डिले कर सके। मेरा तो यही अंडरस्टैंडिंग है। और फाइनेंशियल पावर्स बिल्कुल देना बनते हैं, क्योंकि ये एक 24 करोड़ का ये मुल्क है और आप 90 दिन के लिए जो है वो ड्राइवर को ये कहें कि अगर कहीं जो है टर्न आ जाए तो वो गाड़ी मोड़ नहीं सकता और वो गाड़ी सीधा लेके सड़क से गाड़ी को उतार दे और नुकसान कर दे, तो उसका फायदा नहीं है। 75 सालों से मईशत का यही हाल है। इससे पहले तो निगरान सेटअप को इस तरह कभी इख्तियारात नहीं दिए गए। नहीं, निगरान सेटअप वैसे भी इतना कोई पुराना फिनोमेना नहीं है, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि ये बेहतर है कि आप उसको गाड़ी को मोड़ने की एबिलिटी दे रहे हैं कि टर्न आए तो गाड़ी मुड़ जाए और एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। इससे ये कोई इख्तियार ऐसा नहीं मिला हुकूमत को, निगरान हुकूमत को, कि वो इलेक्शन को मुलतवी कर सके या डिले कर सके। मरीम नवाज साहब आजकल इतनी खामोश हैं, वो एक्टिव नहीं हैं, ना टीवी पे उस तरीके से नज़र आ रही हैं, ना निगरान सेटअप के हवाले से बातचीत, जो तरमीम हो रही हैं, कानून साजी, बिल्कुल खामोश है। इसकी क्या वजह है? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जब गई थी दुबई, उससे पहले भरपूर एक्टिविटीज़ वो कर रही थी तंजीमी एज अ चीफ कोऑर्डिनेटर PMLN। ओवरऑल हमारी जो तंजीम है, चाहे वो ख़वातीन की हो, प्रोफेशनल विंग हो, वो रिवैम्प हो रही है और वो डेली के हिसाब से मीटिंग्स ले रही थी जाने से पहले। अभी वो वापस आई हैं, मेरे ख्याल से चंद दिनों के अंदर वो दोबारा से अपनी एक्टिविटी रिज्यूम कर लेंगी और आपको वो एक्टिव नजर आएंगी। मेरे ख्याल से ये अभी एटलीस्ट ख्वाजा आसिफ साहब ने जो पार्लियामेंट में अल्फाज कहे थे ख़वातीन को लेकर, उस पर भी उनको कंडेम करना चाहिए था। मुस्लिम लीग नून की और ख़वातीन को कंडेम करना चाहिए था। आप जैसे भी बाशऊर पढ़े लिखे लोगों को कंडेम करना चाहिए जो ख्वाजा आसिफ साहब ने किया। बहुत बहुत शुक्रिया राना एहसान अफजल साहब, मेरे बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया अतर काज़मी साहब आपका। अतर काज़मी साहब, जिस तरह से तरमीम की जा रही हैं, निगरान वज़ीर आज़म को इख्तियारात देने के हवाले से जो तरमीम की गई हैं, ऑपोजिशन तो कोई नज़र ही नहीं आती, उनके अपने इत्तेहादी इस पर बड़े सवालात उठा रहे हैं। तो आपको लगता है कि जो तरमीम की जा रही है एक लंबा सेटअप लाने के लिए, जो भी निगरान सेटअप होगा उससे ज़्यादा इख्तियारात इसीलिए दिए जा रहे हैं कि लंबा सेटअप चलाया जा सके?
जी देखें, जिस किस्म की तरमीम की जा रही है, आपने भी जिक्र किया, उससे तासुर यही मिलता है कि ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि निगरानों को इतनी ज्यादा आपने इख्तियारात देने हैं। वैसे भी इंतखाबात 60 रोज के अंदर हो जाएंगे, असेंबलियां जब खत्म होंगी। अगर असेंबली वक्त से पहले भी तोड़ दी जाए तो उसमें भी 9 अगस्त की रात को तहलील कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है वक्त से पहले ये लोग तहलील कर रहे हैं, तो 90 रोज मिलेंगे अब इन लोगों को। जी 90 रोज मिलेंगे, वो उसी तरफ में आ रहा था। पर वो कानून में कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि अगर आप वक्त से पहले तोड़ेंगे तो आप 50 रोज में नहीं करवा सकते, आपने लाजमी 90 रोज के अंदर करवाना है। तो उस सूरत में भी ये पहले करवा सकते हैं। तो लेकिन जिस किस्म की कानून साजी की जा रही है उससे ये तासुर मिलता है कि जैसे निगरान सेटअप को कोई तूल देने की कोशिश की जाएगी और उसमें फिर इसी हुकूमत का किरदार होगा, इसलिए कि अगर ये लोग खुद कानून साजी कर रहे हैं, इट मींस कि ये इनका अपना कोई फार्मूला है। दूसरी बात, जिस तरह आपने अर्ज की कि मैंने अर्ज की और आपने फरमाया कि जिस तरह रजा रुबानी साहब और कुछ लोगों ने हुकूमत के अंदर से भी इसके ऊपर तनकीद की, काश ये लोग आज से कुछ माह पहले इसी तरह वॉकआउट कर जाते। रजा रुबानी साहब जब 2 सूबों के अंदर आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात नहीं हो रहे थे, आइन को रौंदा जा रहा था, जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक उड़ाया जा रहा था, उस वक्त अगर ये सेनेट में से वॉकआउट करते रजा रुबानी तो शायद आज हम इस नहज पे ना पहुंचते जिस पे आज हम पहुंच चुके हैं। ये सवालात आप नहीं समझते इसलिए उठ रहे हैं। अगर ये तरमीम आपने करनी थी तो आपको ये वाजे करना चाहिए था कि ये जब 90 रोज का निगरान सेटअप होगा तो 90 रोज के तक ही हम लोग ये तरमीम करें, ताकि जो शकूक व शुबहात जन्म ले रहे हैं कि आप लंबा सेटअप चलाना चाहते हैं, डार साहब को आप लेकर आना चाहते हैं, तो ये तासुर ज़ाइल काफी हद तक हो जाता। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। बिल्कुल, अगर ये कहा जाता कि जनाब ये इस तरह का कोई ऑर्डिनेंस आ गया है जो इतने अरसे के बाद लैप्स कर जाएगा, हाँ। तो बस ये इतने अरसे के लिए है, तो फिर तो चले समझ आती थी। यहाँ पे जिस तरह की तरमीम की गई है वो बाकायदा कानून साजी की जा रही है और ये देखें आइन की रूह के, आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। आपकी एक मुंतखब हुकूमत होती है, एक निगरान हुकूमत होती है। निगरान हुकूमत जिसको 4 बंदे बैठ के फैसला करेंगे कि वो कौन होगा, उसको आप आईनी इख्तियारात वो नहीं दे सकते जो आइन आपको अवाम की ताकत या अवाम की वोट के ऊपर आपको देता है। तो मेरे ख्याल में ये एक तरह से जो कॉन्सेप्ट था निगरान हुकूमत का, उसको इन्होंने खत्म करने की कोशिश की है। और दूसरा, ये आपको नहीं लगता कि डार साहब का नाम फ्लोट करके चेक किया गया है कि देखें इत्तेहादियों का क्या रिएक्शन आता है, अपनी पार्टी के अंदर से क्या रिएक्शन आता है? आप देखें पार्टी के अंदर से भी इसकी मुखालिफत आ रही है। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि ये बड़ा एक अजीब काम हो जाएगा, गैर जानिबदारी नहीं रहेगी तो बड़े सवालात उठेंगे। फिर पीपल्स पार्टी भी कहती है कि हमारे साथ तो ऐसी मुशावरत नहीं हुई है। मतलब कि नून लीग के अपने अंदर से मुखालिफत भी आ रही है और लाइलमी का भी इजहार किया जा रहा है, लेकिन जिसका नाम लिया जा रहा है वो 2 दिन पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि अल्लाह ताला ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं, अगर ये भी जिम्मेदारी मिली तो वो बखूबी निभाएंगे। तो मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं नाम फ्लोट किया गया है नून लीग के अंदर से और डार साहब ने कोई तरदीद नहीं की। देखिए किसी भी शख्स से कोई पूछे, अगर आप मुझसे पूछें अतर साहब अगर आपको निगरान वज़ीर आज़म बना रहे हैं तो मैं भी कहूंगा जी जिम्मेदारी मिलेगी तो मैं निभा दूंगा। ख्वाहिशात तो सबकी होती हैं लेकिन आइन और कानून को देखना पड़ता है ना। क्या ये हमने कभी देखा था कि हुकूमत का सबसे इंपॉर्टेंट वजीर वो अगली निगरान हुकूमत का वज़ीर आज़म बन जाए? इस आइडिया के ऊपर बहस होना, इस आइडिया को फ्लोट करना, इस आइडिया को मैदान में लेके आना, इसी से जाहिर होता है कि इस वक्त चीजें किस नहज पे पहुंच चुकी हैं। जहां तक गैर जानिबदारी का ताल्लुक है, जो 2 सूबों में गैर जानिबदार निगरान हुकूमतें हैं उनका किरदार क्या रहा, वो कितनी गैर जानिबदार हैं। टीवी पे बैठ के मोजिज शख्सियात बताती हैं कि जनाब 4 हमारी पार्टी से हैं, 3 हमारी पार्टी से, केपी के हवाले से ये सारी सूरत हमने देखी। और ये जो बात है कि ये चीज डिस्कस नहीं हुई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो अलग क़यादत है उनको भी पता है कि ये नाम फ्लोट होना था। ये नीचे से बाद में इसके ऊपर मुखालफत की गई। और दूसरा जो पीपल्स पार्टी ने सिंध में किया है, अलीम आदिल शेख को जिस तरीके से उतारा गया है और जीडीए की मर्जी के साथ एमक्यूएम का ऑपोजिशन लीडर वो लेके आए, क्या उनके कोई बहुत ज्यादा वहां पे कोई जमहूरी तर्ज अमल है? तो ये सब एक दूसरे से मुशावरत से कर रहे हैं। तो अब पीटीआई को आप देख रहे हैं इलेक्शंस में हिस्सा लेते हुए, या माइनस पीटीआई चेयरमैन ही इलेक्शंस में पीटीआई हिस्सा ले सकती है? देखिए इस वक्त कानूनी बहुत सारे मसाइल हैं के लिए, चेयरमैन की तरीके इंसाफ के लिए मुख्तलिफ अदालतों वगैरह में भी पेश हो रहे हैं, लेकिन उनको इंतखाबी अमल से अगर आप बाहर निकाल देंगे, मुल्क की सबसे बड़ी सियासी एक चीज क्लियर कर दें अपने प्रोग्राम में, चेयरमैन पीटीआई के लिए मुश्किलात ज्यादा बढ़ जाएंगी। वो वादा माफ गवा क्या चीज टेबल पे लेके आएंगे?
इशू ये है कि जब कोई स्कैंडल होता है, कोई मुबैना करप्शन का, तो जो असल बंदा है वो तो इधर बैठा हुआ है। वादा माफ गवाह को आपने बाहर से लेके आना है भाई। जो आपके पास मुलजिम जो इधर बैठा हुआ है, आप बता दें कि उसके इस अकाउंट में इतने पैसे हैं, उसने ये जायदाद बनाई, उसने वो जायदाद बनाई। वादा माफ गवाह तो देखिए ना, वो थर्ड पार्टी है। जो असल मुलजिम है वो आपके पास है। वादा माफ गवाह तो उन केसेस में ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जहां पे मुलजिम ग्राउंड पे ना हो, मुलजिम गायब हो। मुलजिम इधर है, उसके सारे फाइनेंशियल मैटर्स इधर हैं, अकाउंट्स उसके इधर हैं, बता दें किधर करप्शन हुई है। ये एक सियासत वादा माफ गवाह का तो मतलब होता है ना, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि वो ग्राउंड पर होना ज़रूरी है मुलजिम का। वादा माफ गवाह का मतलब ये होता है कि आपने जिस शख्स के आप साथ रहे हो या उसके बहुत सारे राज और चीज़ें आपके सामने हो, आप उसके बारे में गवाही दे दें, जी मेरे सामने सब कुछ होता रहा है, मुलजिम हो या ना हो, मेरा नहीं ख्याल इससे फ़र्क पड़ता है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि वो चीजें तो ग्राउंड पे है ना। जो करप्शन हुई है उसके सामने वो सारी करप्शन तो इधर है। पहले वो करप्शन तो हमें बता देना कि ये देखें, ये पैसे थे इधर इस अकाउंट में गए और इसका गवाह ये है, और वो गवाह अभी बाहर बैठा हुआ है, उसको हमने लेके आना है। वो करप्शन तो है नहीं है। ये पहले बंदा लेके आएंगे, फिर उसको बताएंगे कि ये करप्शन है। इस तरह तो आवाम नहीं मानेगी ना। आप बताएं कि जनाब ये अकाउंट है, जिस तरह जिन पे इल्जामात लगते थे, पापड़ वाला, ये वाला, वो पैसे सामने नजर आते थे। यहाँ पे कहाँ पे पैसे? कौन सी ऐसी जायदाद है जो उनके नाम पे निकली है? कोई बैंक अकाउंट को बेनामी जायदाद कुछ भी तो नहीं निकला। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। अच्छा, आपको लगता है ये 90 दिन के जो अरेंजमेंट किया गया है निगरान सेटअप के लिए, बज़ाहिर तो 90 दिन ही है, जाहिर है ये नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी किया गया है कि अगर वो मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए तो वो उनकी कोई वापसी नहीं लग रही है, उसके बाद जब जो चीफ जस्टिस नए काजी फैज़ ईसा साहब आ जाएंगे तब उनकी वापसी मुमकिन भी लग रही है, वापस आएंगे, उन्हें कैंपेन का टाइम भी मिल जाएगा और तब तक जो इमरान खान के केसेस हैं, बहुत सारे केसेस का हो सकता है फैसला भी हो चुका हो। ये अरेंजमेंट आपको लगता है नवाज शरीफ की वापसी के लिए भी हो सकते हैं? देखिए, खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी इस तरह का एक बयान दिया है वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए। कल भी इसको मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि मौजूदा चीफ जस्टिस के होते हुए उनको इंसाफ नहीं मिल सकता। हाँ। और तासुर ये दिया, और हुक्मरान जो इत्तेहाद है वो बार बार इस तरह का तासुर देता है कि ये चीफ जस्टिस जाएंगे और जब अब अगले आएंगे तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। मेरे ख्याल में ये बड़ी बदकिस्मती है और ये अगले चीफ जस्टिस को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है कि काजी फाइज ईसा साहब आएंगे तो नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। काजी फाइज ईसा साहब हों या फिर अता बंदियाल साहब हों, तमाम मौजूद अदालतें जो हैं और जज साहिबाने वो आइन और कानून के मुताबिक काम करते हैं। इस तरह का तासुर दे के हुकूमती शख्सियात अगले चीफ जस्टिस साहब को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कतन दुरुस्त नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अतर काज़मी के साथ। बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी तो नहीं, लेकिन इसे कानूनी और सियासी तौर पर मैदान से नॉकआउट रखने की कोशिश तो हो रही है। ऐसे में हुकूमती ताकतवर इत्तेहाद का मुकाबला करने वाली वाहिद और नई जमात इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसे ये अभी क्यों महसूस नहीं हो रहा कि इलेक्शन तो सर पर हैं, ना अभी उनका कोई सियासी जोड़ तोड़ उस तरीके से सामने आया है। जहांगीर तरीन साहब का जो मशहूर और मारूफ जहाज़ है वो भी अभी तक उसने भी टेक ऑफ नहीं किया, जो जहां लैंडिंग करता है वहीं से बंदे लेकर उड़ता है। निगरान सेटअप में भी अभी तक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की कोई मुशावरत नज़र नहीं आ रही है, ना बयानात उनकी तरफ से आ रहे हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि निगरान सेटअप के डे टू डे चलने वाली सरगर्मियों में भी कोई संजीदा रद्द-ए-अमल इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से नहीं आ रहा है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने 14 अगस्त से बाकायदा अपनी सियासी सरगर्मियाँ शुरू करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन अभी तक तस्वीर में कोई मंशूर सामने आया है, ना ही उनका कोई बयानिया। 2 से 3 महीने हैं बज़ाहिर। ग्राउंड पर पार्टी ने मुल्क भर में तंजीम साजी करनी है, गली गली में वोट लेने हैं, तो वहाँ ज़ाहिर है इन्हें अपनी मौजूदगी को यकीनी भी बनाना होगा, क्योंकि अभी तक बज़ाहिर तहरीक इंसाफ के वोटर्स की हिमायत ख़त्म नहीं की जा सकी, जो यकीनी तौर पर इत्तेहादी हुकूमत का मुखालिफ बयानिया मानते हैं। लेकिन ऐसा भी नज़र नहीं आता कि उन्होंने IPP को गर्मजोशी से वेलकम किया हो, क्योंकि देखा यह जा रहा है कि IPP ने आते ही एंटी PDM की बजाय एंटी PTI बयानिया अपनाया है। कभी तहरीक इंसाफ को बैन करने की अपील की जाती है, तो कभी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को माजी की इनकलाबी सियासत का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। ऐसे में तहरीक इंसाफ का वोट बैंक हासिल करना नामुमकिन नज़र आता है। तो क्या इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपना वोट बैंक
क्रिएट कर पाएगी? ज़ाहिर है अगर उन्हें वोट लेने जाना है, कोई कारकर्दगी नहीं है, कोई उस तरीके से मंशूर नहीं है, किस बेस पर ये आवाम से वोट मांगेंगे? मैं बात करूँगी, मुझे फ़याज़ुल हसन चौहान साहब तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़याज़ुल हसन चौहान साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा, 14 अगस्त का दिन ही मुकर्रर किया है आप लोगों ने, उसके बाद मंशूर सामने लेकर आएंगे या 14 अगस्त का ही दिन होगा जिस दिन पार्टी बाकायदा मंशूर का ऐलान करेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपके सामने है कि अलीम खान साहब ने, जो प्रेसिडेंट है IPP के, उन्होंने एक नक्शा तो पेश किया था हमारे मैनिफेस्टो का, लेकिन डिटेल के साथ मैनिफेस्टो और अपनी सारी जनाब कैंपेन का आगाज़ 14 अगस्त से हम शुरू करेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपके जहन में रख दूँ शाजिया, मैं पिछले 8 माह से जब PTI में थे उस वक्त से मैं ये बात कह रहा हूँ मीडिया में कि इलेक्शन जो है वो अक्टूबर नवंबर में होते हुए नज़र नहीं आ रहे। स्पेशली जब से मार्च से स्टार्ट हुई मरदमशुमारी, और मरदमशुमारी की सूरत हाल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली हनूस दूरस्त, और फिर उसके बाद इस वक्त जो सैलाब की सूरत हाल है, सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन जो है, जो मौसमी प्रिडिक्शंस है, फोरकास्टिंग है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और जो इस वक्त प्रिवेलिंग सिचुएशन है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से सैलाब की सूरत हाल दिन ब दिन बदतरीन होती जा रही है, जिसकी वजह से जनूबी पंजाब, वस्ती पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध के तकरीबन आधे अजला जो है वो पानी में डूबे हुए हैं। लेकिन हुकूमत तो कह चुकी है, नून लीग तो कह चुकी है कि जो मरदमशुमारी जो मई में कंप्लीट हो चुकी है, इनके रिजल्ट इन्होंने शाया नहीं करने। तो ज़ाहिर रिजल्ट ही शाया नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली आपको 2017 की मरदमशुमारी पर उस पर करवाने पड़ेंगे इलेक्शंस। आपकी आधी से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज राजी नहीं होगी। सबसे बड़ी चीज MQM राजी नहीं है। उसके बाद आपकी सिंध और बलोचिस्तान की जितनी लोकल जनाब आपकी पार्टीज हैं, यहाँ ये पाकिस्तानी सियासत है। MQM का भी हमें पता है, MQM को भी राजी करना कि कितना को मुश्किल है, आपको भी पता है। आप लोग अपना बताएं, आप लोग राजी हैं कि नहीं राजी? आइन और कानून का तकाजा ये है कि आपकी नई हल्का बंदियों के ऊपर इलेक्शन हो। आइन और कानून का तकाजा ये है, लेकिन कोई पाबंदी भी नहीं है। लेकिन आइन में कोई पाबंदी भी नहीं है। अगर नहीं कोई पाबंदी भी नहीं है। पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शंस हो सकते हैं भाई। उसके लिए कोर्ट पे जाना पड़ेगा। शाजिया रुक जाओ, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट पे प्रॉपर केस चलेगा। सुप्रीम कोर्ट जो है कोई उस पे वर्जन देगा, उसके बाद चीज होगी। अगर सुप्रीम कोर्ट में आप नहीं जाते तो आईनी तौर पर आप 100% रियासत पाकिस्तान पाबंद है कि नई मरदमशुमारी के बाद नया इलेक्शन नई हल्का बंदियों में होगा। सुप्रीम कोर्ट में जाने की आप बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में तो मामला पंजाब और KPK में इलेक्शंस का भी गया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन के अपने उज़र थे, हुकूमत के अपने उज़र थे वहाँ पर इलेक्शंस ना करवाने के। तो हुकूमत तो इसमें भी उज़र दे सकती है, भाई हमने तो नोटिफिकेशन ही शाया नहीं किया, हमने तो रिजल्ट ही शाया नहीं करने। हुकूमत के लिए आपको लगता है मुश्किल है सुप्रीम कोर्ट में उज़र पेश करना? जहाँ 90 रोज़ में इंतखाबात होने तो सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की उसमें नहीं सुनी। बात यह है, अरबों रुपया लगा है मरदमशुमारी में। पाकिस्तान की रियासत का, आवाम के टैक्सों का पैसा, अरबों रुपया, अरब नहीं, 1-2 अरब नहीं, अरबों रुपया लगा हुआ है। इतना आसान नहीं है कि आप उस पूरे आप लोगों की पार्टी राजी है कि अगर नहीं नहीं, हम तो आइन और कानून के मुताबिक जो चीज है उसके मुताबिक हम राजी हैं। आइन और कानून जो कहते हैं उसके मुताबिक आप लोगों की वैसे तैयारी भी तो नहीं है। आप लोग क्या बयानियां लेकर जाएंगे? अब अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि एंटी PTI ही आप लोग अपने जलसों में एक बयानिया अपनाएंगे और वोट लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये गलत होगा। आप मुझे ये बताएं कि PTI जो है वो क्या बयानिया लेके जाएगी? जो है 9 मई का बयानिया लेके जाएगी? मैं आपसे आपका पूछ रही हूँ। PTI को तो सर साइड पे रखे ना। आप लोगों ने क्या बयानिया लेके जाना है? PTI के पास कहने को बहुत कुछ है। मैं वही तो बता रहा हूँ ना, मेरी बात तो सुनो ना। नून लीग के पास क्या बयानिया है कि ये 43-45% जरा 48% महंगाई? पीपल्स पार्टी के पास क्या बयानिया है? कहने का मकसद ये है कि आप मुझसे अगर पूछती हैं कि IPP का क्या बयानिया है, हमारा बयानिया तो बड़ा क्लियर कट है कि हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की और इस्तेहकाम की सियासत करने आए हैं। हम पाकिस्तान के अंदर नफरत की और खींचातानी की, अफरा तफरी की, मारा मारी की, छीना छपटी की और ताइफल मलूकी की सियासत को खत्म करने के लिए आए हैं। हम पाकिस्तान को एक तजारती, ज़री और सनती हवाले से एक मजबूत और मरबूत मुल्क बनाने के लिए आए हैं। वो उसी सूरत में मुमकिन है कि जब पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, पाकिस्तान के अंदर अदारों के साथ, फौज के साथ, अदालतों के साथ, सियासी जमातों की
लड़ाई झगड़ा और दंगा फसाद नहीं हुआ, उसके बगैर ये जितनी तजारत, सियासत, सनत, ज़राअत और इकोनॉमी की तरक्की वो पॉसिबल नहीं है। हमारा बयानिया बड़ा क्लियर है और इंशाल्लाह जब हम ये मैदान में आएंगे, हम पब्लिक के पास लेकर जाएंगे, तो वो इतनी अचंभे वाली बात नहीं होगी जो हम ये सारी बातें करेंगे। तो जिस पीपल्स पार्टी और नून लीग की और मौजूदा हुकूमत के बयानी की बात कर रहे हैं, तो आपके दो लोग फिर वो काबीना से निकल क्यों नहीं आते हैं? उनके पास तो कुछ भी नहीं है, आपके दो लोग भी तो उनकी काबीना का हिस्सा ही हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम और जेयूआई फजलुर रहमान चारों कहती हैं कि हम एक दूसरे के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ेंगे, वो क्यों इकट्ठे कैबिनेट में बैठे हुए हैं? वो तो इत्तेहादी हैं भाई। आपकी बात में आपकी पार्टी तो बाद में नई पार्टी बनी है। नई हो या पुरानी हो, जब वो चारों पुरानी बनी है, हमारे ऊपर तो ये फार्मूला फिट नहीं आता। जो पुरानी चार बैठी हुई है कैबिनेट के अंदर, वो किस मुंह से कह रही है कि हम एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे? जब वो लड़ सकती है तो हम भी लड़ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मेरे साथ थे। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। चंद दिन की पीडीएम हुकूमत जहां पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाने का क्रेडिट ले रही है, वहीं मुल्क को दुरुस्त इकनॉमिक डायरेक्शन पर डालने की दावेदार भी है। लेकिन आवाम अपने बजट और महंगाई को लेकर ज़रूर डिफ़ॉल्ट कर चुकी है। ऐसे में फिर सवाल उठता है कि क्या हुक्मरान इत्तेहाद की जो 15 महीनों की मुआशी कारकर्दगी ये इतनी शानदार है कि अगला इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा सकता है? पीडीएम हुकूमत अप्रैल 2022 से इक़्तिदार में आकर अब तक 4 बार बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफा कर चुकी है, यानी 19 रुपये बिजली महंगी करके इलेक्शन जीतने का ख्वाब ये लोग देख रहे हैं। अब ख्वाब देखने पर तो कोई पाबंदी नहीं है। बिजली के झटके देने के बाद हुकूमत गैस के गर्दिशी कर्जे कम करने का प्लान बना रही है। जाहिर है गैस महंगी होने से आवाम के चूल्हे ठंडे पड़ जाएंगे, तो ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा सकता है क्या? IMF से डील होने के बावजूद डॉलर हुकूमती काबू से बाहर है, रुपए की बेकदरी बढ़ती जा रही है, आवाम सिर्फ देख रहे हैं। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है। महंगाई की शरह 3% से बढ़कर एक बार फिर से 30% को टच कर रही है और आम आदमी की जो कुव्वत ख़रीद है वो जवाब दे चुकी है। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब देखा जा रहा है। पिछले माली साल में तरक्की की शरह नमू 6% से माइनस में चली गई। मुल्क की तरक्की को रिवर्स गियर लगाकर इलेक्शन जीतने के ये लोग ख्वाब देख रहे हैं। पिछले साल तरसीलात ज़र में 13%, बरामदात में 14%, बैरूनी सरमायाकारी में 24%, सनतों की पैदावार में 16% की कमी रिकॉर्ड की गई। कारोबार की मंदी के माहौल में फिर इलेक्शन जीतने के ख्वाब देखे जा रहे हैं। नाजरीन, स्टेट बैंक की नई मॉनेटरी पॉलिसी में शरह सूद को 22% से बढ़ाकर 23% तक किए जाने का इम्कान है, जिससे सरमायाकारों ने इन्वेस्टमेंट को रोका हुआ है। ऐसे में इलेक्शन जीतने का ख्वाब कैसे देखा जा सकता है? मैं बात करूंगी, मुझे डॉक्टर इशफाक हसन साहब माहिर मौशियात वो ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में जो मुआशी वजूहात को बुनियाद बनाकर इजाफा किया गया है, क्या ये वाकई मौजूदा हालात में ये रिक्वायरमेंट थी कि आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म को इतना एम्पावर्ड करें कि इन्वेस्टमेंट के हवाले से स्पेशली जो ऑन गोइंग हमारे जो मुआहदे हैं इनको आगे लेकर चला जा सके, एटलीस्ट ये पाया तक मील तक पहुंच जाए ताकि IMF की तरफ से भी किसी किस्म की रुकावट का सामना ना करना पड़े? क्या ये वक्त की ज़रूरत था डॉक्टर साहब? बिल्कुल 200%। अच्छा, 200%। आप फर्ज कर लें कि ये केयर टेकर को ये अख्तियार न दिया जाता तो ये IMF का जो प्रोग्राम है जो 1 जुलाई से शुरू हो गया है, इसके तो पैसे हमें मिल गए क्योंकि हमने प्रायर एक्शंस इसके तमाम मुकम्मल कर लिए थे। और अब जब इसका पहला जो रिव्यू होगा वो नवंबर में होगा। उस वक्त एक केयर टेकर गवर्नमेंट होगी। तो अगर उस गवर्नमेंट को कोई इख्तियार ही नहीं है कि कोई माशी फैसले कर सके तो वो IMF से किए हुए मुआहदे को इम्प्लीमेंट फिर कौन करेगा? अगर वो नहीं कर सकते हैं तो फिर IMF को प्रोग्राम भी नहीं होता। तो इसको समझने की कोशिश करें कि ये वक्त की ज़रूरत थी, इसलिए किया गया और ये सही इक़दाम है, सही फैसला है। लेकिन क्या ये तरमीम फिर 90 रोज़ के लिए नहीं होनी चाहिए थी? अब ये मैं कोई वकील तो नहीं हूँ, इसलिए मैं इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ।
लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि हमने केयर टेकर गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया है कि वो माशी फैसले जो है सख्त अगर फैसले करने हैं IMF के कंडीशंस को मीट करने के लिए, तो उनको इख्तियार होना चाहिए करने के लिए। सही। डॉक्टर साहब, पैसे भी आ गए IMF की तरफ से, फिर चाइना ने भी कर्ज़ों को रीशेड्यूल कर दिया, सऊदी अरब से भी पैसे आ गए, दोस्त ममालिक से भी आ गए, उसके बावजूद रुपया हमारा स्टेबल क्यों नहीं हो पा रहा है? मैडम, इस वक्त कोई हुकूमत नाम की तो कोई चीज़ तो नहीं है ना। जब कोई हुकूमत ना हो, या अगर एक नोशनल हुकूमत है जिसके रेट ऑफ द स्टेट बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो जितने भी एक्टर होते हैं वो बिल्कुल फ्री फॉर ऑल हो जाते हैं बिल्कुल। तो अगर किसी को पैसा बनाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना बनाए वो। ह्यूमन बीइंग आर रैशनल पीपल। अगर आपको मौका मिले कोई पैसा बनाने का और आप अगर नहीं बनाते हैं तो आप कहलाएंगे यू आर ए इररैशनल पर्सन। तो ये तो मौका भी है, हालात भी है, सब कुछ है, क्योंकि द रेट ऑफ द स्टेट किस नाम की कोई चीज नहीं है। अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट ये कंट्रोल नहीं कर पा रही तो फिर निगरान हुकूमत से फिर हम क्या एक्सपेक्ट करें? फिर वो 3 महीने कैसे होंगे? देखिए, ये तो जो भी वजीर होगा, प्राइम मिनिस्टर हो या उसके कैबिनेट हो, कितने वो एम्पावर्ड होंगे और कितना वो अपने रेट को बहाल कर सकते हैं, उनको तो कोई कंस्ट्रेंट तो नहीं होगा कि अगर मैंने किसी पर हाथ डाला तो मेरा ये सेगमेंट ऑफ वोटर जो है नाराज हो जाएगा, अगर हमने फला सेगमेंट पे हाथ डाला तो वो लोग नाराज हो जाएंगे। तो उसको इस किसी कंस्ट्रेंट में नहीं होगा। तो आई एम श्योर कि वो अपने रेट ऑफ द स्टेट को बिल्कुल बहाल करेगा। तो आप देखेंगे, और अगर डार साहब ही होते हैं तो ये इन्हीं पॉलिसीज का तसलसल देखेंगे। देखिए, अब ये कौन बनेगा केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, ये तो खुदा ही जानता है। ये जो जहाँ पर ये काम हो रहा है वो लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ तक एक कॉमन सेंस है, कॉमन सेंस ये कहता है कि केयर टेकर का मतलब ये हुआ कि एक न्यूट्रल से गवर्नमेंट। बिजली की जो टैरिफ में इजाफा किया गया है, ये कितना बोझ पड़ेगा इसका आवाम पे? बोझ तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो अक्सर कहा जाता है ना कि रिफॉर्म प्रोग्राम, IMF का रिफॉर्म प्रोग्राम हमें इम्प्लीमेंट करना है। IMF की डिक्शनरी में रिफॉर्म का मतलब होता है कीमतें बढ़ाना। बिजली की कीमतें बढ़ाओ, दिस इज नोन एज एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म्स। गैस की कीमत बढ़ाओ, इसको कहा जाएगा गैस सेक्टर रिफॉर्म्स। तो IMF की डिक्शनरी में रिफॉर्म का मतलब है कीमतें बढ़ाना। और जब आप कीमतें बढ़ाएंगे तो चोरी बढ़ेगी। जिस तरीके से एक हार्वर्ड के प्रोफेसर थे आर्थर लाफर, उनका बहुत मशहूर प्रोफेसर हैं, उन्होंने उनकी थ्योरी है, लाफर कर्व कहलाता है, कि जब आप टैक्स रेट को बढ़ाते चले जाते हैं तो एक वक्त आता है कि लोग फिर टैक्स को इवेड करना शुरू करते हैं। तो इसी तरीके से जब बिजली की कीमत को एक हद से ऊपर ले जाएंगे, लोगों के सकत से बाहर हो जाएगा, तो बिजली चोरी। हम इसको दूसरे एंगल से क्यों नहीं देखते कि पहले आप चोरी रोकें, जो लाइन लॉसेस की बात IMF भी करता है, आप लाइन लॉसेस पर तो काबू करें, आप चोरी तो रोकें, उसके बाद आप देखें कि बिजली बढ़ाने की, उसकी कीमत बढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं। जब चोरियां बढ़ती जाएंगी तो बिजली की कीमत बढ़ाना तो फिर मजबूरी बन जाएगी। कभी आपने सुना कि IMF ने कोई टारगेट रखा हो इसके ऊपर में कि जी आप जो लाइन लॉसेस हैं इसको 25% से कम करके इसको 20% पे लेकर आए और फिर अगले साल इसको 15% पे लेके जाएं? कभी देखा है आपने कोई कंडीशन? कभी सुना है आपने? कभी नहीं। ये तो एक गवर्नेंस का इशू है ना। बिजली का मसला पाकिस्तान में गवर्नेंस का है। चोरी किस लिए होती है? क्योंकि गवर्नेंस का मसला है। जहां पर यहाँ पर साड़ा बंदा कल्चर है, लोगों को अपने बंदों को फिट कराया जाता है इसमें। तो इसलिए किया जाता है कि ना हमसे कोई बिल मांगेगा, ना हमें कोई तंग करेगा। तो IMF का कभी इसकी तरफ आपने नहीं सुना होगा कि उन्होंने लाइन लॉसेस को कम करने का कोई टारगेट दिया हुआ हो। उनके पास देखिए कीमतें बढ़ाओ, बस कीमतें बढ़ाने से वो समझते हैं कि रेवेन्यू आ जाएगा। वो भूल गए लाफर कर को। लेकिन टैक्स बढ़ाने की बात तो IMF करता है। इसकी टैक्स लगाने की बात, इक्वली टैक्स लगाने की बात तो करता है IMF। देखिए, टैक्स उन लोगों पे कभी IMF ने कोई टारगेट रखा है?
कि जो आप एग्रीकल्चर है इस पर इसको लाए टैक्स नेट में, ये कंडीशन है हमारा, वरना अगला लोन नहीं मिलेगा। आप कभी कहा है? कभी नहीं कहा। वो तो उसका देखिए कि ब्रॉडन करो टैक्स नेट को, भाई टैक्स नेट को ब्रॉडन करना मैं भी उससे मुत्तफिक हूँ। सही। IMF मैनेजिंग डायरेक्टर जब कहती है कि आप जो है अमीरों पे टैक्स लगाएं और टैक्स रेट को कम करें और फला करें, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करती है, लेकिन वो क्या करती है? सही। वो सब टैक्स बढ़ाने के बाद, ये बातें करने के बाद फिर स्टेट बैंक को कहती है 1% डिस्काउंट रेट बढ़ाओ। अब मैं आपसे मैं कहता हूँ, आप हुकूमत पाकिस्तान में है और मैं IMF हूँ। मैंने आपसे कहा कि आप टैक्स रेट को ब्रॉडन करें और ये 200 बिलियन या 250 बिलियन एडिशनल टैक्स आप इकट्ठा करें। आपने कहा कि जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और मैं IMF हूँ। मैंने आपसे कहा स्टेट बैंक को कि आप 1% डिस्काउंट रेट बढ़ा दें। उसका 250 बिलियन का उसने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया इंटरेस्ट पेमेंट की शक्ल में। इधर से मैंने टैक्स रेवेन्यू को बढ़ाया, उधर से मैंने एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। ये समझने की कोशिश करें, ये IMF का प्रोग्राम किसी मुल्क के मैशत को बेहतर करने के लिए हरगिज़ नहीं होता है। ये सही। इसका पर्पस ये होता है कि आप इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे हमेशा के लिए डिपेंडेंट रहें, बस। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इशफाक हसन साहब, माहिर मेरे साथ ही बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।